बुशरा परवीन साहिबा की। संविधान मैं वाकई बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस्लाम भी ये चीज़ें सिखाती है हमें कि आप गलत को भी गलत नहीं बोल सकते। नहीं, इस्लाम में तो ये है ही नहीं। बच्चों की बहुत सालों की मेहनत होती है। मैंने भी नीट दिया था, ऐसा हेट स्पीच वाला कुछ नहीं था, हालांकि लोग उनको ट्रोल करते थे और वो अकाउंट उनका बंद कर दिया गया। प्रोटेस्टर को मैंने भी सपोर्ट नहीं किया, मेरा रीज़न क्लियर है। तो वो 1 साल तक भी अगर चल रहा है तो क्या ये इलीगल हो जाएगा 1 साल तक चल? लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक भी स्टूडेंट नीट के नहीं, आपने ये गलती हर किसी से होती है, लेकिन किसी की 30 बच्चों की जान गई, ये गलती नहीं होती, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वुमेन की बात की जाए, उनकी सेफ्टी की बात की जाए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि उसके साथ वो हादसा हुआ हो। जो प्रोटेस्ट में मीम्स बनाई गई है, कितनी गलत मीम्स, लड़कियों तक पे लाठी चार्ज किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों तरफ से हुआ था? जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोकरोच जनता पार्टी को खुद ऑनर बने हुए थे, तो उनको तो पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए था। तो ये तो प्रॉपर सॉल्यूशन की डिमांड ही थी। अगर अभी भी तो रिजाइन किया ना धर्मेंद्र प्रधान ने। सिर्फ गवर्नमेंट ने गलती कर दी थी, वो गलती थी सोनम वांगचुक को उस जगह से उठा देना। आर्टिकल 14, 15 और 21 और 25 की बात करूँगी। स्पेशली कोई वकील केस करेगा तो एक्शन होगा, या फिर गवर्नमेंट भी नज़र रखती है उन लोगों पर। डेमोक्रेसी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, या क्या आप डेमोक्रेसी से समझती हैं? व्हाट अबाउट दैट? आदाब दोस्तों, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं द स्टेलर्स पॉडकास्ट। ये है हमारे पॉडकास्ट का 10वां एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन पर जाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान जिन्होंने कानून को पढ़ा, समझा और सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों लोगों को लीगल अवेयरनेस दे रही हैं। आप एक यंग एडवोकेट हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट बुशरा परवीन साहिबा की। एडवोकेट बुशरा परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और मैं बहुत अच्छी हूँ। दरअसल कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को उससे कुछ सीखने मिलेगा, ज़रूर लीगल अवेयरनेस होगी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में, शुरू से लेकर अब तक का सफ़र। देखिए, लाइफ की जो जर्नी रही है वो काफ़ी लॉन्ग है, बट मैं शॉर्ट वे में अगर आपसे बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग किया था, हर गर्ल्स की एक ड्रीम होती है कि लाइफ में उनको फ्रीडम मिले, वो एक ऐसी पोस्ट पे जाए कि आपकी वजह से समाज में बहुत लोगों को वो चीज़ें दिखने को मिले, आपकी वजह से लोगों की हेल्प हो सकती है। और मुझे बचपन से सबसे ज़्यादा जो मुझे काम पसंद था, लोगों की हेल्प करना। तो मैं जब वकालत की फील्ड में मैं आई तो मैंने वो सारे इश्यूज देखे समाज में जो हो रहे थे, तो मैंने उस पर काम भी किए हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज पे भी मैंने काम किए हैं और मैंने शुरुआत ही किया है लीगल से। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो आपका बचपन से सपना था कि आप एक एडवोकेट बने या कुछ और? अच्छा, एडवोकेट बनूं, सिर्फ नॉट अबाउट कि एडवोकेट बनूं, एडवोकेट में बनूं, वकालत में ऐसी करूं कि कहते हैं कि आप एक ऐसे वकील हो, आप अगर ठान लो कि आपने ये केसेस हैंडल करने हैं तो 101% करने, तो मैंने उस चीज़ पे काम किया है। अच्छा जी, मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि लोग खासकर पुलिस तक भी वकीलों से बहुत डरती है। बिल्कुल, इसकी वजह क्या है? उनका एक दबदबा होता है। अच्छा, दबदबा बहुत पावरफुल होते हैं। लाइक क्यों पावरफुल होते हैं? उनके पास क्या ऐसी चीज़ है कि वो? जी बिल्कुल, देखिए, एडवोकेट वाकई बहुत पावरफुल होते हैं। अगर ये अपनी पावर को इस्तेमाल करें तो वाकई आज के डेट में डीएम से भी ज़्यादा एडवोकेट की पावर होती है, क्योंकि इनको हर एक राइट पता होता है। अच्छा, आज के डेट में आपके साथ कुछ भी इश्यूज होते हैं, आप बाहर जाते हो, आपके साथ कुछ भी होता है, अगर आपको अपना राइट नहीं पता है तो आप उनसे 2 बातें सुन के घर आ जाओ। एग्जैक्टली। अगर आपको अपनी राइट पता है, आपको अपनी बात कैसे रखनी है, कहाँ पे कितना बोलना है, क्या अधिकार है आपका, तो उन चीज़ों पे हमें जो आर्टिकल है वो हमें इस चीज़ को लर्न कराती है। आर्टिकल में दैट्स ऑल आर मेंशन कि हर एक नागरिक को अधिकार है अपने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी का। आर्टिकल 21 में मैंने पढ़ा था ये चीज़ें। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। आर्टिकल 14, 15 और 21 और 25 की बात करूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुड है कि जो जितने भी वुमेन से रिलेटेड है, पर्सनल लाइबर्टी से रिलेटेड है और धर्म जात को लेकर के वी दैट ऑल आर इक्वल, वहाँ पे सारी चीज़ें अधिकार मेंशन किया गया। और हमारे इंडिया में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी लीगल अवेयरनेस क्या होगी, खासकर यूथ के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया में बात किया जाए इस चीज़ से रिगार्डिंग,
तो वमेन से होने चाहिए, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है, दिस इज़ ओनली वन, कि यहाँ पे बताया जाता है कि एक महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। संविधान में भी इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो लीगल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड किया गया है महिलाओं के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमें दिखने को मिलती है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड बहुत कम है। ये सवाल वुमेन सेफ्टी का आपने जैसे बात की जी। तो मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड रहेगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें कानून ने प्रोवाइड की हैं एक औरत के लिए, और ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वो चीज़ें औरत के हक में अच्छा काम कर रही हैं वाकई ग्राउंड रियलिटी में? देखिए, संविधान मैं वाकई बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि संविधान ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें लाइफ में एक इंसान होने के नाते, हम जिस देश में हैं, हमारा कितना अधिकार है, हम कैसे रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल। और मैं संविधान को मानती भी हूँ। अगर वुमेन की बात की जाए, उनकी सेफ्टी की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा संविधान में आपको वो चीज़ें ही दिखने को मिलेगी। वुमेन ड्रेस कोड से लेकर के महिलाएं क्या पहन सकती है, क्या वेयर कर सकती है, और उनका जाना बाहर कितना अधिकार है, उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए लीगल अवेयरनेस काफ़ी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंशन की गई। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा है। तो औरतों को सबसे पहले अपने जो कानूनी अधिकार है उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जानना। ऐसा नहीं है कि कानून आपके लिए काम नहीं करती है। अगर आप अपनी बात को कानूनी तरीके से रखते हो तो कानून आपके लिए काम डेफिनेटली करेगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक FIRs होते हैं, लोग कानून का मिसयूज़ भी कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको AI से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। AI से रिलेटेड फेक FIR की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो AI से बनी हुई है वो चीज़ें। तो देखिए, इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है, हमारे जो PM हैं, उनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि फेक सिर्फ FIR की बात नहीं हो रही है, फेक बहुत सारी चीज़ें हो रही है। किसी की वीडियोस को मिसयूज़ कर देना, और बहुत सारी चैट्स को लेकर के ब्लैकमेल करना और FIR कर देना किसी को, या फिर किसी के साथ आप ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं आपको FIR कर दूँ, ये चीज़ें। तो ये है कि अगर आप मिसयूज़ कर रहे हो कानून का, तो कानून आप कैसे जवाब देगा? हाँ, बिल्कुल, कानून उसके लिए ऐसे रिप्लाई करती है, क्योंकि कानून, देखिए, आप सही हो तो आपके लिए बहुत बेटर है, लेकिन आपने अगर गलती करी है तो उसके लिए आपको 101% तो पनिशमेंट तो बहुत एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। जैसे आपने कहा कि अभी फ़िलहाल AI का ज़माना आ गया है और लोग आजकल फेक वॉइस नोट्स, फेक फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें नकली बना कर, और फिर उससे फिर लोगों को, लड़कियों को ख़ासकर ब्लैकमेल करते हैं। और आपने ये भी कहा कि कानून जो है उन लोगों के लिए काफ़ी हार्ड है। तो जैसे अगर किसी लड़की के साथ ऐसा केस हो रहा है तो उस लड़की के लिए आप ये बताना चाहेंगी कि उसे क्या करना चाहिए, पहला क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं हर एक गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहूँगी। आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ अगर ब्लैकमेल हो रहा है उसके पहले आप सेफ्टी करो खुद के लिए। बाद में तो देखो, कानून भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस पर फाइट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कैसे बचना है, इस चीज़ के लिए मैं 2 ही लाइन बोलूँगी कि एक गर्ल को इतनी सेफ्टी लेके चलनी चाहिए। आप इस टाइप से पोस्ट भी मत करो। आपकी ड्रेस कोड की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा उस पर भी गर्ल्स को जो है देख के चलना चाहिए कि आप इस तरीके से वेयर मत करो कि आपकी पोस्ट को लेकर के लोग विवाद करें, या इस टाइप से AI में वो कन्वर्ट करके आपको ब्लैकमेल करने की नौबत ना आए। लेकिन AI में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी लिबास में है तो वो AI में अगर आप डालेंगे फ़ोटो तो वो तो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, उससे कपड़ों का क्या मसला है? डेफिनेटली, देखिए, वो कर देंगे, लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि आप उन चीज़ों का शिकार मत बनो। आप सोशल मीडिया पे हो, आपका कोई कुछ ना कुछ अगर कोई वास्ता है उससे, या आपकी ड्रीम से आप उस पर फॉलोअप कर रहे हो तो देन सही है। लेकिन अब अगर बात मैं करूं कि AI से रिलेटेड वो चीज़ें होती है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसी धमकियां आ रही है कि आपके फ़ोटोज़ के साथ मिसयूज़ किए जाएंगे AI के थ्रू, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो।
अगर उससे भी काम नहीं होता है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके अपनी केस फाइल करा सकते हो। अच्छा, उसका कोई खर्चा वगैरह आता है? क्योंकि अक्सर लड़कियों को लगता है कि कानूनी चीज़ है, बहुत खर्चा होगा, वकील करना पड़ता है। देखिए मेन चीज़ें क्या है कि आज के डेट में जो वकील होते हैं वो भी, प्राइवेट वकील की बात करूँ तो वो भी उन पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल करके उस पोजीशन पे आते हैं। तो ये है कि गर्ल्स के जो सिक्योरिटी सेफ एंड उनके मामले में अगर बात की जाए तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं उन चीज़ों के लिए। मैंने खुद काफ़ी गर्ल्स के सपोर्ट किया है इन चीज़ों से। मेरे पास अभी 2 दिन पहले इसके मैसेज आए थे कि मिसयूज़ हो रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैंने उनको सपोर्ट किया था। हालांकि मैंने उनसे कोई फीस नहीं लिया था। अच्छा। बट हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा वकील वगैरह प्रोवाइड करती है एक इंसान के लिए, अगर कोई? श्योर, बिल्कुल। अच्छा। आप अगर कानून के तरीकों उनको फॉलो करोगे, कैसे आपको क्या करना है, तो उन चीज़ का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आपको 1 to 1 करके वो चीज़ें आपको मतलब हो सकता है। अच्छा, वेरी गुड। एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे आजकल लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलते हैं, चाहे इधर का तबका हो या इधर का तबका हो, हेट स्पीच बराबर तरफ चल रही है, दोनों तरफ से बराबर चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज़ की इजाज़त देती है? देखिए हेट स्पीच के लिए तो संविधान में काफ़ी लीगल पनिशमेंट दिया गया है। अच्छा। इस रिलेटेड कि आप हेट स्पीच किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, आप उनके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। क्या बाउंड्री है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि दोनों चीज़ों में क्या बाउंड्री है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे ख़त्म हो जाती है और हेट स्पीच कहाँ से शुरू हो जाती है? देखिए फ्रीडम स्पीच वो होती है जिसमें आप अगर अपनी बात रखना चाहते हो, जो आपकी इशूज़ है आप उस पर बात कर सकते हो पीसफुल तरीके से, ठीक है। बट हेट स्पीच ये होता है कि आप किसी के साथ जो है आर्ग्यू कर रहे हो, आप किसी को टोंट कर रहे हो, किसी धर्म को लेकर के, या उनका जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आप वो चीज़ें करो, तो ये हेट स्पीच में आता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें दिखने को मिल रही है, हेट स्पीच से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। और ये बोथ साइड है, ये किसी एक रिलीजियस में ना, हिंदूज मुस्लिम्स की बात की जाए, ये दोनों साइड में। और ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा जो एकता है हिंदू और मुस्लिम की, जो भाईचारा है, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आ रही है। तो जैसे आपने कहा हेट स्पीच से रिलेटेड काफ़ी कानून बने हुए हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो फेमस हैं और वो हेट स्पीच अगर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके लिए स्पेशली कोई वकील केस करेगा तो एक्शन होगा, या फिर गवर्नमेंट भी नज़र रखती है उन लोगों पर? देखिए जो सोशल मीडिया पे एक फेस वैल्यू फेसेस जो होते हैं, जो वायरल्स काफ़ी होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ही ले लो या कोई पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, तो अगर वो हेट स्पीच में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बिल्कुल संविधान के तहत वो हेट स्पीच में आता है, तो उनके ऊपर देखो गवर्नमेंट तो नज़र रखती है, ये तो रियल है, ठीक है। बट ये है कि अगर उनसे बाय मिस्टेक वो चीज़ें हो जाती है तो इसके लिए कानून कार्रवाई भी होती है। अच्छा। आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स जिसको डिसेबल कर दिया गया, इंडिया में बैन हुए काफ़ी अकाउंट्स। लेकिन वो जो अकाउंट्स मैंने अभी देखा था कि एक रेंटिंग गोला कर एक अकाउंट था, वो काफ़ी ज़्यादा सरकार से सवाल पूछते थे। जहाँ तक मैं उनको देखती हूँ तो कुछ ऐसा हेट स्पीच वाला कुछ नहीं था, हालांकि लोग उनको ट्रोल करते थे, और वो अकाउंट उनका बंद कर दिया गया। एज अ लेफ्टिस्ट उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि मैं एक लड़की हूँ और सरकार से सवाल कर रही हूँ, मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया। तो ये गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है सरकार के थ्रू? देखिए ये चीज़ें गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो, समाज में अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। और इस चीज़ के लिए आप खुद नहीं करते हो, संविधान इसकी इजाज़त देती है। अच्छा। तो चीज़ें जो हुई है वो थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या कोई सीएम की पोस्ट पे हो, या कोई सांसद की पोस्ट पे हो, या कोई विधायक की पोस्ट पे हो, या उनसे जितने भी राउंड पर जितने भी सीट्स आती है सबको, या फिर कोई आम आदमी हो, हर एक नागरिक को संविधान पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है सबके लिए। बिल्कुल। तो अगर जैसे वो अकाउंट बंद किया गया उनका, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो सवाल पूछती थी गवर्नमेंट से, तो उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, तो क्या वो कानून से मदद मांग सकते हैं इस चीज़ को लेकर? वो लीगल पे काम कर सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उनकी एक लीगल एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए?
सोशल मीडिया पे आजकल लोग क्या करते हैं, जो क्रिएटर्स आज के डेट में, ये लोग करते क्या है कि कुछ भी वीडियोस मिल गया, वो नहीं देखते कि वो वीडियो कितनी पुरानी है, उसके बारे में कुछ आप जानकारी कर लो, बट वो क्या करते हैं, उस वीडियो को शॉर्ट में एडिट करके वो उस पर बात कर लेते हैं वो और पोस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही है, बहुत ही जो हमारे देश की जो भी सिचुएशन चल रही है, सोच समझ के बोलना चाहिए हर किसी को। ये नहीं कि आपको जो भी मन में आया आपने बोल दिया, आपको बोलने का अधिकार है आप, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बोलना क्या है ये हर किसी को पता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये कि अभी जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, आप शायद उस प्रोटेस्ट में शामिल थी? मैं प्रोटेस्ट में नहीं गई हूँ। अच्छा जी। तो उसके बारे में जैसे लोगों को आज कल जैसे प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है और जो उसमें प्रोटेस्टर शामिल थे उनको उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, बास की फैमिली को भी डिटेन किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कानूनी तौर पर सही है? कानूनी तौर पे ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो हुई है पहले हम उस पर बात कर लीजिए। क्योंकि प्रोटेस्टर को मैंने भी सपोर्ट नहीं किया है, मेरा रीज़न क्लियर है, क्योंकि ये 1 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग था प्रोटेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये नीट से रिलेटेड था प्रोटेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक भी स्टूडेंट नीट के नहीं होते हैं, और एक रियल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी आज जिस भी पोस्ट पे हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्टडीज़ किए, तब मैं इस पोस्ट पे आई हूँ। और नीट इज़ नॉट अबाउट यूपीएससी, नीट जी, ये लोग जितने भी ये चीज़ें जो होती है, इनमें आपको ये इजीली नहीं एग्ज़ाम क्रॉस कर पाओगे। लेकिन मेरा, जैसे आपने कहा कि 1 मंथ से ज़्यादा उस प्रोटेस्ट को रखा गया था, अगर उस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट, आपकी बातों से मैं सवाल पूछूंगी, जैसे उस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट ही नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो वो 1 साल तक भी अगर चल रहा है तो क्या ये इलीगल हो जाएगा 1 साल तक चलना? रिज़ल्ट कैसे आता? क्योंकि इन लोगों की जो डिमांड थी गवर्नमेंट से, वो वैलिड ही नहीं थी। क्या वैलिड नहीं थी? अगर अब जैसे जो जिस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिससे अकाउंटेबल होना था उस जगह पर, वो उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो क्या चीज़ वैलिड नहीं है इसमें? मैं बताती हूँ। रेजिग्नेशन इज़ नॉट अबाउट सॉल्यूशन। क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है, उसके बाद जो भी उस पोस्ट पे आते हैं तो चीज़ें वापस से नहीं? लेकिन उन्होंने तो इस चीज़ का पहले ही जवाब दे दिया है कि अगर जैसे किसी ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी गलत काम के बावजूद, मतलब किसी ने कुछ गलत किया और लोगों ने उससे रेजिग्नेशन ले लिया, तो अगला जो बंदा आएगा उसके अंदर वो डर बैठा रहेगा कि अगर वही गलती की दोबारा, तो हो सकता है कि फिर से यूथ इकट्ठी हो जाए और मुझे इस तरह की गलती नहीं दोबारा करनी है। तो एक तो ये डर बैठ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में आंसर देती हूँ। हमारे देश में कितने सारे रैपर घूम रहे हैं, ठीक है। अगर उनमें से किसी एक के साथ भी ऐसा अगर जो कानूनी तरीके से फांसी दी जाती, तो हमारे देश की बेटियां बहुत ज़्यादा आज के डेट में बची। तो आपने अभी यही तो बोला। दूसरी चीज़ मैं इन पे बात करूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर के, इन लोगों की जो डिमांड थी इस्तीफा, ठीक है, लेकिन ये लोग अगर सही तरीके से, अगर गवर्नमेंट इनकी 10 डेज नहीं, विदिन 1 वीक में इनकी डिमांड को कंप्लीट कर देते, पूरी कर देते वो, लेकिन इनका मांगना ये था कि सिर्फ रिजाइन करना है। देखो, कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पे होता है, गलती हर किसी से होती है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, आपने ये गलती हर किसी से होती है, लेकिन किसी की 30 बच्चों की जान गई, ये गलती नहीं होती, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं हार्टफेल्ट हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक को लेकर के। मैं उन बच्चों के साथ हूँ, स्टूडेंट के साथ हूँ, लेकिन जो वाकई में स्टूडेंट है मैं उनके साथ नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, आपने कहा कि जो बच्चे वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं भी शामिल थी, और मैं नीट की स्टूडेंट, मैं नीट की कैंडिडेट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गई। तो इट्स लाइक कि अगर किसी का रेप होता है, कोई रेपिस्ट के लिए उसको सज़ा दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जितने लोग शामिल होंगे उनके सबके साथ वो हादसा होना चाहिए, तभी वो शामिल होंगे। इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। देखिए, वो चीज़ें नहीं, इट्स नॉट अबाउट रेप केसेस और प्रोटेस्ट को लेकर के चीज़ें। आपका पॉइंट क्या था कि आपने ये कहा कि वहाँ पे जो लोग थे वो नीट के कैंडिडेट्स नहीं थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसके साथ वो हादसा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, इतने सारे केसेस होते हैं, किसी का मर्डर हो गया तो सारे ही लोग शामिल जो होते हैं वो कत्ल होने के बाद शामिल नहीं हो रहे ना। डेफिनेटली, वही मेरा पॉइंट है। तो आपने जैसे आप सपोर्ट नहीं करती, तो उसकी वजह पूछ रही हूँ। मैं सपोर्ट इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मुझे जो संस्कार मिली है
मेरे पेरेंट्स ने जो संस्कार दिया है लाइफ में कि कोई गलत भी हो तो आप उन्हें, इस्लाम भी ये चीज़ें सिखाती है हमें कि आप गलत को भी गलत नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा नहीं आपको है। सही तरीके से बोलने का पूरा हक है। नहीं ये नहीं चीज़ें नहीं हैं। नहीं, इस्लाम में तो ये है इस्लाम ही में नहीं। है। इस्लाम में तो क्लियर है कि आप गलत है तो गलत बोलिए, और इनफैक्ट उसको रोकिए भी। सबसे देखिए, पहले तो ये है कि गलत को उसको गलत रोकिए। अगर आप बोलोगे तो वो और गलतियां करते जाएंगे। आप उनको पोलाइटली बात करो। नहीं, नहीं। आज की डेट में आप खुद देखिए, जो प्रोटेस्ट में मीम्स बनाई गई है, कितनी गलत मीम्स। क्या एक जनजी और एक स्टूडेंट इस तरीके की हरकत क्या कर सकते क्या हैं? मीम्स गलत थे? बहुत गलत मीम्स बनी है। मैं बताती हूँ आपको। कुछ प्रोटेस्टर्स थे, एक दो प्रोटेस्टर्स जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जिन्होंने गलत बोला। तो उस पूरी एक तरह से पूरी कम्युनिटी है, उसमें से एक बंदा, कोई भी इंसान रैंडम, हमें पता नहीं कि वो असल माने में प्रोटेस्टर्स थे भी या फिर उनको किसी और मतलब किसी पार्टी ने बिठाया था, या यू नेवर नो। उन्होंने वो गलती की, उन्होंने वो हेट स्पीच दी, उसकी वजह से सारे प्रोटेस्टर्स को हम लोग गुनहगार साबित नहीं कर सकते। पहली बात, देखिए, मैं सारे प्रोटेस्टर को नहीं कह रही, नहीं, आपने लेकिन कहा ना। आप प्रोटेस्टर्स उनमें जो इंक्लूड थे वो ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही गलत, जिनको नीट के बारे में नहीं पता था। ऐसा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा वो भी नहीं पता था। सबको पता था कि नीट में कुछ बच्चों का कुछ बच्चों ने सुसाइड की क्योंकि पेपर लीक हुआ था। बच्चों की बहुत सालों की मेहनत होती है। मैंने भी नीट दिया था, और नीट अब एक ऐसा एग्जाम बन चुका है जहाँ पे बच्चे 2-2, 3-3 साल तक ऐसी मेहनत करते हैं, उनको सोशल लाइफ उनकी खत्म हो जाती है। उनको 24-24 घंटे एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, अपनी लाइफ में वो सोशल लाइफ खत्म कर देते हैं। और फिर उस पॉइंट पर आते हैं जब एग्जाम होता है, उनको उम्मीद होती है कि एग्जाम अच्छा गया। अचानक से खबर आती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ लोगों ने लोन भी ले रखे थे उस प्रेशर में आके, क्योंकि बच्चा जो है, नीट का बच्चा, मेरे ख्याल से 17, 18, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। अब ये सुसाइड किस वजह से हुआ है? पेपर लीक होने की वजह से हुआ है, ठीक है। और वो पेपर लीक क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सिर्फ समझाकर उनको मतलब समझा दें कि चलो ठीक है, अब आगे से ये हरकत मत करना। हालांकि इंडिया में कितने पेपर्स ऑलरेडी लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर क्योंकि बहुत बड़ा पेपर था, इतनी सुसाइड हुई और वो अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। समझ रहे हैं आप? तो अचानक से ये चीज़ें होने के बाद वो चीज़ें इतनी उठ चुकी हैं। वो एक मुद्दा सामने आया तो इतना बड़ा हो गया। जो मुद्दे हो रहे हैं, पहले सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? देखिए, ये जो चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि इन प्रोटेस्ट जिस भी रीज़न से हुआ है हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस रीज़न से हुआ है हम उन्हें प्रॉपर सपोर्ट कर रहे। बट तरीका देखिए क्या है कि आपने सिर्फ रेजिग्नेशन, इनका डिमांड ये था कि रेजिग्नेशन, सेकेंड, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स को आप 1 करोड़ रुपए दे दो। तीसरा, इन्होंने सोनम वांगचुक की रिहाई मांगी थी। ठीक है, रिहाई नहीं, सोनम वांगचुक तो बाद में हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक नहीं, सोनम वांगचुक अरेस्ट थोड़ी हुए थे जो उनकी रिहाई मांगी थी। वो अरेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन वो गए तो वो हॉस्पिटल में थे। हाँ, वो हॉस्पिटल में थे, बट वो इनके अटैचमेंट नहीं थे। नहीं, मैं बताती हूँ ना। सोनम वांगचुक की वाइफ से पूछा गया कि आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहेंगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, हम पर्सनल चीज़ों को अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, इतना वाइजली उन्होंने आंसर दिया, तो ये देश का मुद्दा तो फिर फीका पड़ जाएगा ना। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं किया। उनको उठा लिया गया उनकी बिना इजाज़त के, उन्होंने माइंड नहीं किया। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट सोनम वांगचुक ओनली। उन्होंने तो हम लोगों का, स्टूडेंट्स का साथ दिया है। उन्होंने 25 दिन भूखे गुजार दिए। अगर एक सही प्रोटेस्ट किया है और जिन्होंने सरवाइव किया है तो वो ओनली सोनम वांगचुक। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे, नेहा बोरा वहाँ पर थी, नेहा बोरा वहाँ पर थी, इतने सारे प्रोटेस्टर्स थे। जानती हूँ। हाँ, नहीं, देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैं भी प्रोटेस्ट में 1-2 मरतबा गई हूँ। वहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड थे, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया की अब तक की हिस्ट्री में इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगर इस 15-16 साल के दौरान देखें तो पहली बार ही हुआ है। मैं पहले की बात नहीं कर रही, इमरजेंसी के वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई। 1-2 अनवांटेड एलिमेंट्स वो हर कहीं आ जाते हैं, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपने ये कहा ना कि रेजिग्नेशन लेने से क्या सोल्यूशन निकलेगा? इसलिए क्योंकि
अगर ये पेपर लीक हुआ है तो ये कहाँ से कैसे हुआ है, सिर्फ एक की वजह से तो नहीं हुआ है ना। आप जिस बोर्ड में पूरा सिस्टम करेक्टेड है ना। हाँ, तो वही ना, जो इनके लिए देखिए मेन चीज है क्या, इनके लिए एक कानून बननी चाहिए। जो भी इस पोस्ट पे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान अगर होते या उनके बाद कोई भी है, एक कानून ये बननी चाहिए कि स्टूडेंट के साथ पेपर लीक का मसला ना हो, और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनने चाहिए। ये चीजें अगर होती है तो सिर्फ रेजिग्नेशन इज नॉट अबाउट सोल्यूशन। मैं खुद इन चीज के सपोर्ट में हूँ। उसके साथ उनको उम्र कैद भी होनी चाहिए, 5 to 7 years की सजा भी मिलनी चाहिए उनको। मैं खुद इन चीज के सपोर्ट में हूँ, लेकिन हमें उस तरीके से डिमांड करनी चाहिए, लेकिन सिस्टम को सुधारने की बात की जाए। तो वही तो शुरुआत की है ना आपने, कहा रेजिग्नेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। आपने ये बोला कि मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि रेजिग्नेशन हो। सिस्टम को सुधारने की बात करने के लिए हम लोगों को पहला स्टेप लेना पड़ेगा, और पहला स्टेप क्या है कि उसको, जो इंसान वहाँ पे अकाउंटेबल था उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने अपने पूरे सिस्टम को करप्ट कर रखा है। अगर एक राजा अच्छा हो ना, तो वो पूरी प्रजा, जो उसके वजीर वगैरह होते हैं, उनको भी वही सही कर देता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो पहला स्टेप यही था कि आप रिजाइन करें, अगला बंदा आएगा तो उसके दिल में डर होना चाहिए। इनफैक्ट उस बंदे के दिल में नहीं, बाकी सबके दिल में डर होना चाहिए। डर होना चाहिए, लेकिन डर के साथ अगर सिस्टम स्ट्रांग बनता है, बिल पास होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा खौफ होगा कि ये कानून के दायरे में ये चीज़ें। तो आपको लगता नहीं कि ये प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कानून के दायरे में है, पहली चीज़। और आपको क्या ये नहीं लगता कि जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और इसका जो ये जो आप कह रही है बिल पास होना चाहिए, ये अगर यूथ इकट्ठी होती है तो इसकी शुरुआत हो चुकी है कि हाँ अब कुछ रिफॉर्म्स होंगे, हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ें मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करना था। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अधिकार है संविधान में। लेकिन आपने कहा कि महीनों तक प्रोटेस्ट, हाँ देखिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संविधान ने अधिकार दिया है इस चीज़ को। लेकिन आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो चीज़ें हुई भी है, बट एंड द मोमेंट पे चीज़ें बिगड़ी भी है, बोथ साइड ऑफ दैट। नहीं, बोथ साइड नहीं कहेंगे उसको आप। उसमें मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मौजूद थी वहाँ पर जब लाठी चार्ज हुआ था, लेकिन क्योंकि हम बहुत सुबह पहुँच गए थे तो हम वापस आ गए थे। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। पुलिस ने बिना किसी बात के कुछ लड़कियों तक पे लाठी चार्ज किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों तरफ से हुआ था? नहीं देखिए, मेन चीज़ें क्या है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे भी लोग इंक्लूड थे, ठीक है, कि तो जो लास्ट एंड द मोमेंट पे जो चीज़ें बिगड़ी है। आप कहते हो देखो, आप भीड़ में पहचान नहीं पाओगे कि कितने नीट के स्टूडेंट थे उसमें, और कितने सही थे और कितने गलत थे। लेकिन जो चीज़ें लास्ट में हुई थी, वो पुलिस वालों ने BNS की धाराएं पहले लगा दी थी कि लाठीचार्ज हो सकता है। तो ये लोग बात पे लाठीचार्ज हुआ, हाँ, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर संसद भवन की तरफ ये लोग प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे, ठीक है, तो इनका मुद्दा ये था कि आप बिल्कुल पीसफुल होके जाना है। बट मेन चीज़ें ये भी है कि जब प्रोटेस्ट जब ये कैंडल मार्च करने जा रहे थे, तो उस टाइम पे जो लीडर इनको डील कर रहे थे वो भी नहीं थे वहाँ पे, ना इनके जो स्पोक पर्सन थे वो भी कोई अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो पुलिस के ऊपर राइट था कि वो उनको मारने लगे। तो पुलिस ने ये चीज़ें की है, और कैसे की है इस चीज़ को भी देखिए साफ तरीके से बताया नहीं जा सकता कि पुलिस ने क्यों किया ये चीज़ें, किसके कहने पर। लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे और लोगों के फ़ोन से बनी हुई हैं कि लड़कियां हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, और इनफैक्ट एक लड़की तो मैंने देखी कि 12-14 साल की स्कूल बंक करके गई थी, उस तक को पुलिस ने मारा है। मतलब इतना ज़्यादा एक तरफ से जुल्म क्यों किया जा रहा है, ये क्या वजह हो सकती है? पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, और अगर चलो 1-2 लोग गलत भी थे तो उसको पुलिस टारगेट करके मार सकती थी। देखिए एक चीज़ और बताइए, अगर वो जो चीज़ें हुई है और लाठी चार्ज हुआ है, तो वहाँ पे जो उनके स्टेज पे जो हैंडल कर रहे थे उन लोगों के ऊपर तो थोड़ी सी भी नहीं ऐसी कुछ हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोकरोच जनता पार्टी को खुद ऑनर बने हुए थे, तो उनको तो पब्लिक का भी ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, आप प्रोटेस्टर्स पर और उन लोगों पे जो लीड कर रहे थे, पहली बात तो इस प्रोटेस्ट में चलो ठीक है, एक लीडर की पहचान हो गई, ठीक है, एक लीडर माना जा रहा है वो। तो आपको क्या लगता है कि उन पे जुल्म नहीं हुआ? अभिजीत दिपके पे कितने सारे अटैक किए गए, लोगों ने कभी उनको थप्पड़ मार दिया, कभी इंक डाल दी, कभी कुछ हो गया। सोनम वांगचुक सर को आपने कहा कि वो लोग सेफ थे, उनको वो तो वहाँ से स्टेज से उठा कर ले गए थे, वो कैसे सेफ थे? देखिए स्टेज से उठा के सोनम वांगचुक जी को इसलिए ले गया था क्योंकि पर्दे डाल कर लेकर गए थे। पर्दे डाल के ले गए थे।
क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे थे और वो हंगर स्ट्राइक से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, वो उसे ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि वो जिन्होंने भी सवाल किया था कि ब्रेक कर दो, तो उनका ये मुद्दा था कि मुझे डिमोटिवेट मत करो। नहीं डिमोटिवेट नहीं, वो उनके हंगर स्ट्राइक का जो वजह थी वो वही थी कि मुझे रेजिग्नेशन चाहिए, और जो भी उनकी मांगे थी वो थी। जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो रही थी तो वो अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाह रहे थे। वो उनकी मर्जी है, तो उनको उठा लेना, पर्दे डालकर चुपके से ऐसे गायब कर देना, तो ये किस तरह से कानूनी सही? देखिए, ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों के लिए कानून बराबर है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आप किसी भी पोस्ट पे हो, लीगल सबके लिए सेम है। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रोटेस्ट जिस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत करी थी, तो इनको डिमांड जो है फर्स्ट टाइम पे ही जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तब से ही इनको एक ऐसी डिमांड रखनी चाहिए थी जिसमें प्रॉपर तरीके से इनका सॉल्यूशन होना चाहिए था। तो ये तो प्रॉपर सॉल्यूशन की डिमांड ही थी। अगर अभी भी तो रिजाइन किया ना धर्मेंद्र प्रधान ने। सिर्फ रिजाइन नहीं, इनको देखिए पहले मुद्दा क्या है, इनका पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है उस सिस्टम को लेके प्रॉपर काम करना चाहिए। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जो बोर्ड को चला रहे हैं, CBSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हो गए, तो वहाँ से भी तो ज़्यादा फॉल्ट होते हैं ना। आई नो दैट कि जो मंत्री होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके ऊपर ये चीज़ें आएगी, लेकिन उनके डाउन में जितने लोग उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो मिस्टेक तो उनकी साइड से भी हुई है। तो सिस्टम का सबसे पहले बदलना बहुत ज़रूरी था। इनकी डिमांड सिस्टम से ही होनी चाहिए थी पहले। नहीं, तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम से डिमांड नहीं थी? आपको क्या लगता है, मैं आपसे ये सवाल ये कर रही हूँ, पूछिए। क्या लगता है आपको कि अब जो एजुकेशन मिनिस्टर जो भी बने हैं, इनसे ये चीज़ें फ्यूचर में नहीं होंगी? अगर होंगी तो वही ना कि डर होगा ना कि यूथ फिर से इकट्ठी हो सकती है। यही तो वजह थी कि यूथ फिर से उसको उस गद्दी से उतार सकती है जिस गद्दी का उसे इतना गुरूर है। जब रेजिग्नेशन आज दिया है तो 1 महीने पहले से, यानी कि 1 महीना भी नहीं, मेरे ख्याल से 40 दिन पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो 10 दिन बाद या 5 दिन बाद क्यों जवाब नहीं आया इस प्रोटेस्ट का? वो तो पहले हो जाना चाहिए था ना। इसकी नौबत इसलिए आई ना, आपने कहा कि 1.5 महीने से 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। लेकिन जब वो पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा होने लगा तो फिर गवर्नमेंट ने जवाब किया। गवर्नमेंट ने जवाब CJP प्रोटेस्ट से दिया ही नहीं। गवर्नमेंट ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? वही मेरी गवर्नमेंट ने जवाब तब दिया है जब राहुल गांधी ने उनके आवाज़ के जस्ट पीछे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नहीं, उनके बाद मुद्दा सामने आया। नहीं, दैट इज द ट्रूथ। नहीं, गवर्नमेंट ने गलती कर दी थी। वो गलती थी सोनम वांगचुक को उस जगह से उठा देना जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गायब कर देना। तो लोग ये सोचने लगे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लोगों की नज़रों के सामने वो चीज़ें और ज़्यादा खुलकर आ गई। लेकिन आप एक चीज बताइए, सोनम वांगचुक जी को ले गए थे, तब भी कोई लीड करने वाला जो वहाँ पे था वो नहीं थे। लाठी चार्ज के टाइम पे कोई नहीं था। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हम एक इंसान है, इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। इंसान को वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, तो वो जो लीड करने के लिए जो बैठे थे वहाँ पर, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यह है, वहाँ पे मैं इसको पर्सनली नहीं मानती कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीडर था, ठीक है। लीडर मानते हैं, चलो अभिजीत दीपके को लोगों ने लीडर बना लिया, वहाँ पे हर इंसान एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था, ठीक है। सोनम वांगचुक सर को अगर कोई लीडर भी नहीं था, वो अकेले भी बैठे होते, तो कानून का कोई अधिकार नहीं बन रहा था। मतलब कानून के तौर पे ये चीज़ गलत होती, पुलिस का कोई अधिकार नहीं था कि वहां से उनको उठाकर ले जाया जाए, ठीक है। और आपका तो ये क्वेश्चन इनवैलिड ही लग रहा है मुझे कि वहाँ पे कोई लीडर नहीं। देखिए, लीडर होता भी तो वो नहीं उठाते। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये काफ़ी टाइम ये चीज़ें दिखने को मिली है। और वहाँ पे लीड करने के लिए सिर्फ कोई एक नहीं था, काफ़ी उनके टीम मेंबर्स थे। हाँ, बट चीज़ें जब हुई थी तब कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर क्या मतलब आपको क्या लगता है, अगर कोई नहीं था तो कुछ भी कर लेते वहाँ पर जाकर? देखिए, वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि जब किसी के साथ, प्रोटेस्टर के साथ लाठीचार्ज हुआ, सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, तब वहाँ पे कोई भी नहीं था? तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं एकदम तो नहीं बोल सकती, क्योंकि विदाउट प्रॉपर तरीके से रिसर्च के बगैर मैं नहीं बोल सकती। अच्छा। लेकिन एक आइडिया होता है, आप एक BA साइकोलॉजी आप इतना दिख सकता है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही है वो लोग पॉलिटिकल में भी इंक्लूड होते हैं। चलिए बुशरा, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया है। मेरा ये सवाल है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक काफ़ी एक तरह से
फेमस जगह है और लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय। हाँ एग्जैक्टली। और लोग, मैंने सुना है कि वहाँ पे उसकी पार्किंग में अगर चले जाओ तो ऐसा लगता है कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें बहुत पसंद है? क्या आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मेमोरीज वहाँ से जुड़े हुए हैं? आप बता सकती हैं? एक्चुअली जब मैं अपने घर से सुप्रीम कोर्ट आती हूँ तो आई थिंक कि जब मैं वहाँ पे इन करती हूँ ना, तो मतलब सारी चीज़ें, टेंशन जितनी भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट की फ्रंट में देखती हूँ ना, तो फ्रंट देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मतलब सच में हमारे देश में एक ऐसी सर्वोच्च न्यायालय, पहले तो मुझे प्राउड फील बहुत होता है कि मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं लीगल से रिलेटेड मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अच्छा, वाह। क्योंकि अलाउ नहीं है, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। अच्छा। मैंने सच बताऊँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी पोस्ट है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट से मैंने उस चीज़ को हाइड करके मैंने शूट किया। अच्छा। और तो आपको डर नहीं लग रहा यहाँ पे बताते हुए कि बिल्कुल वो जो सिक्योरिटी रहते हैं ना वहाँ पे, तो एक दिन हुआ क्या था कि मतलब मैं वहीं पे फ्रंट वाली लोकेशन पे मैं थी और सिक्योरिटी, उन्हें डाउट हो गया कि मैं शूट करने वाली हूँ, बट वो जान ही रहे थे। मैंने कि कितने देर वेट करोगे, वॉशरूम तो जाओगी? अच्छा, तो आपने किया शूट? फिर मैंने वेट किया, बट जब वो वॉशरूम के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले सिक्योरिटी को भेज दिया। अब मैंने फिर मेरे जो एडवोकेट थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लास्ट टाइम कब तक रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं कभी लास्ट टाइम से ज़्यादा टाइम तक मैं रुकती नहीं, 4-3 बजे तक मैं घर चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि 5 to 6 तक चले जाएंगे वो। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने फिर भी वहाँ पे इतना वेट किया, और वो 6 बजे जब चले गए, वो दूर से जाके देख रहे हो, मैंने फटाफट शूट कर लिया। मैंने कैमरा लगा रखा था। वेरी गुड। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देख के आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे टेंशन बढ़ जाती है। नहीं, वो चीज़ें देख के कहते हैं ना, वहाँ पे न्याय मिलता है लोगों को। वो चीज़ें दिखने के बाद ही लगता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो वो जगह है। हाँ, एक सवाल ये है कि अगर आप लॉ मिनिस्टर होती तो आप क्या रिफॉर्म करती हमारे कानून में? कानून में बहुत सारी चीज़ें, बट कोई एक चीज़ें इम्पोर्टेंट बताइए जिसे ख़ास तौर पे। वो आपसे है ना सवाल कि कुछ ऐसी चीज़ जिसे जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे रिफॉर्म करनी चाहिए हमारे इंडिया में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैंने सपोर्ट किया है इस फील्ड में आकर के, और मैंने पहले से भी किया है, अगर मैं लॉ मिनिस्टर होती तब भी मैं यही चीज़ें करती। अपने वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी लीगल अवेयरनेस बनाती मैं, जिससे हमारी वुमेन को डाउट नहीं होता बाहर जाने से। अच्छा। इश्यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वुमेन बाहर जाती है, कॉलेज स्कूल्स वो सेफ नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो घर नहीं आती है, वो सेफ नहीं होती। तो उनके लिए मैं कोई ऐसी कानून ज़रूर बनाती कि जिसके तरीके से हर वुमेन को फ्रीडम मिलती बाहर, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है। आपने सऊदी में देखा होगा, आपने लंदन में देखा, दुबई, इन जगह पे आप नाइट में भी घूम सकते हो, नो इश्यूज। बट यहाँ पे डे में भी सेफ नहीं है। हाँ, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि जैसे आप एक यंग एडवोकेट हैं, तो आप यूथ को बताना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे अगर आपको देख रहे हैं, तो क्यों उन्हें लीगल फील्ड में आना चाहिए? देखिए, जो भी लीगल फील्ड में आना चाहते हैं, प्रोसेस तो इसकी जर्नी तो काफ़ी लॉन्ग है। आपको काफ़ी स्टडीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन बी पेशेंस। आप पेशेंस रख के वो चीज़ें कर सकते हो। लॉ फील्ड में आने से आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, लॉ में बहुत पावर होती है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप संविधान को जानते हो। देश की सबसे खूबसूरत चीज़ें है संविधान, जिसमें आपको धर्म से लेकर के हर एक चीज़ की इजाज़त दे देती है वो। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोगों को कहते हुए कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानना चाहते या नहीं मानते, या फिर वो अपना शरिया या कानून लागू करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मानने वाले मानते हैं, सभी मानते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान के दायरे में तो हर कोई है, और संविधान के दायरे में तो रहना भी चाहिए। उसके कंट्री में आप रह रहे हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना, आपको इस्लाम भी ये चीज़ें सिखाती है। आपका देश सबसे पहले आता है। एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि एक लॉयर आप बनी और प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, तो अक्सर लोग जो है सक्सेस पाने के लिए बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं, और अक्सर वो टूट जाते हैं, और डिप्रेशन वगैरह यूथ नहीं हैंडल कर पाती। तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जर्नी में ही ब्रेक ले लेते हो,
और आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, इसके पीछे 2 रीजंस होती है। कहते हैं कि अगर लाइफ में आप कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका एम क्या है वो सेट करो। आप बनना क्या चाहते हो एक्चुअल में। आप 2 चीज़ें, आप कहोगे आप वकील भी बनोगे, आप कहोगे आप पुलिस भी बनोगे, या फिर आप किसी राजनीतिक फील्ड में जाओगे, तो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे एक ही ट्रेन चलती है, तभी वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है वो चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलूँगी कि उनको अपनी जो है गोल सेट करो कि आपको करना क्या है लाइफ में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, यू हैव टू। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी रखा है। कई बार सिचुएशन ऐसे भी आते हैं मेरी लाइफ में, ऐसे कई सिचुएशन आए जब मुझे लगा कि मैं बहुत डाउनफॉल में जा रही हूँ। मैं रोती थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस टाइम पे भी कहते हैं ना कि जब आप 100 बार गिरते हो तो एक बार अगर आप उठते हो तो वही आपकी लास्ट स्टेज होती है। और इंसान 99 पे जब गिरता है ना, डाउनफॉल में जाता, वहाँ पे वो ब्रेक लेते, वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बिलीव रखना होगा खुद पे। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आप जिस भी कामयाबी को पाना चाहते हो, आपको खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। अब कुछ सवालात हैं जो रैपिड फायर में हैं, आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है? Sure. वन लॉ यू एडमायर मोस्ट, कौन सा एक ऐसा कानून है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है और जिस चीज़ को मैं मानती हूँ वो आर्टिकल 14 और 15 है। अच्छा। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं रिलीजियस को लेकर के। और आर्टिकल 14-15 इस चीज़ की फ्रीडम देती है। अच्छा। कि रिलीजियस दैट ऑल आर इक्वल, वी आर इंडियन। अच्छा। तो किसी को आप धर्म और जात से जज नहीं कर सकते। अच्छा, वेरी गुड। जी, thank you. सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। जस्टिस या मर्सी, किसी इंसान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसको सज़ा देकर या किसी भी तरह से उस चीज़ को, होता है ना कि जस्टिस करना चाहिए? देखिए, अगर गलती माफ़ करने लायक हो तो एक लीगल बुक कोई जो लोगों को पढ़नी चाहिए लीगल अवेयरनेस के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, आप संविधान की बुक पढ़ सकते हैं, वो बोथ लैंग्वेज में होती है। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ संविधान की बुक लेके जाती हूँ। आप उसे किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगवा सकते हैं। वो ज़रूरी भी तो वो आसानी से समझ में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, बोथ लैंग्वेज में होती है वो। अच्छा। हिंदी में भी होती है। अच्छा। बेल और जेल, क्या आपको लगता है कि इंसान को आसानी से क्या मिलना चाहिए, बेल या जेल? वो गलती पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। बेस्ट कोर्ट रूम स्किल, क्या चीज़ किसी वकील को कोर्ट रूम में एक सुपर हीरो बना देती है? देखिए, आपकी डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने सुना है लॉयर्स को एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, इज इट ट्रू? डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ठीक इफ यू है। हैव बिगेस्ट मिथ क्या है लॉयर्स के बारे में? लोग क्या सोचते हैं गलत चीज़? श्योर। देखिए, लोग लॉयर के बारे में ये सोचते हैं, क्योंकि देखिए किसी के पास ही प्रॉब्लम होती है, हर किसी को लॉयर को देखते ही सॉल्यूशन दिखने लगता है। सॉल्यूशन हालांकि बाद में होता है, बट एक एडवोकेट को देखने के बाद ही उनको सॉल्यूशन दिखने लगता है। आप किसी को जब ये एक्सप्लेन करते हो कि आप एक एडवोकेट हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार चलो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो है तो एडवोकेट नॉन में। तो ये चीज़ें, और मुझे अच्छा भी लगता है ये चीज़ें। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मिथ क्या है, एक मिथ जो मतलब क्या गलत सोच रखते हैं लोग एडवोकेट के बारे में। हाँ, देखिए, लोगों की सोच सबसे ज़्यादा जो इसमें गलत होती है कि एक वकील जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं। आई नो, मैंने सुना भी ये चीज़ें, और वो फीस ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। वो मतलब किसी को भी किसी की मतलब पोजीशन नहीं देखते, अगर वो मिडिल क्लास से हो या हाई क्लास से, सबसे इक्वल लेते हैं। अच्छा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, हर एडवोकेट एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, अपनी अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। एक एडवाइस विमेन के लिए, व्हाट अबाउट सेफ्टी से रिलेटेड? और कोई भी एडवाइस? श्योर। देखिए, वुमेन जितनी भी है उनको मेरा मैसेज यही है कि आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको खुद स्ट्रांग होना है लाइफ में। आप स्ट्रांग रहोगे तो आप दुनिया से लड़ सकते हो, समाज से लड़ सकते हो, आप खुद से भी फाइट कर सकते हो। बिल्कुल। तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वन एडवाइस टू मेन? मैन के लिए एडवाइस यही दूंगी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और मैं रिस्पेक्ट दोनों की करती हूँ, मैन और वुमेन दोनों की। तो उनके लिए मेरा एडवाइस यही है कि उनके साथ भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भी लोग ऐसे केसेस डाल देते हैं जो झूठे भी मुकदमे होते हैं। तो चीज़ें गलत है थोड़ा सा, उनके लिए भी ये चीज़ें, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, ठीक है। अगर आप लॉयर नहीं होती तो क्या होती? देखिए, मैं अगर लॉयर नहीं होती तो मैं क्या होती?
लॉयर बनने से पहले भी मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो सेम था, लॉयर बनने के बाद भी मेरा थॉट प्रोसेस सेम है। मेरे दिल में सिर्फ समाज से इश्यूज़, लोगों की मदद करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस पे मैंने काम किया, तो मैं तब भी यही हूँ, सोशल वर्कर। श्योर। अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, या क्या आप डेमोक्रेसी से समझती हैं? व्हाट अबाउट दैट? लाइक डेमोक्रेसी अगर आप लफ्ज़ सुनती हैं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? मतलब समझी नहीं मैं। डेमोक्रेसी वर्ड सुनती हैं आप, फिर डेमोक्रेसी के बारे में आप जब पढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री? अबाउट ऑफ दैट, किस चीज़ से रिलेटेड? डेमोक्रेसी से रिलेटेड। मतलब समझी नहीं कि प्रॉपर तरीके से क्या इस पे हो। मतलब यही कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसके बारे में अगर लोगों को बताना चाहें अब क्या है डेमोक्रेसी, तो बता सकती हैं? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन था, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया के बारे में ना, हाँ, देश के इंडिया के बारे में। ओके ओके। तो देखिए, इंडिया तो काफ़ी, वैसे अगर जितने भी कंट्रीज़ को देखा जाए तो इंडिया वैसे है, सेफ्टी काफ़ी है यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ में। लोकतंत्र है ना, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, फिर एक छोटा सा टास्क है। तो मेरे लिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैंने सोचा कि आखिर में रखूं। आपने जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि रामपुर में है जी। तो जौहर यूनिवर्सिटी के साथ जो भी मुद्दा चल रहा है, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि वो पूरा मुद्दा क्या है और वो चीज़ गलत है या सही है जो अभी जौहर यूनिवर्सिटी पे नोटिस आया है? तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ईजी लैंग्वेज में बताना चाहेंगे? श्योर। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में जो चीज़ें अभी हमें सामने दिखने को मिल रही है वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाना, लाखों स्टूडेंट, लाखों जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने के बराबर है। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बचाने के लिए तो दूर की बात है, पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगी तो वो कैसे पढ़ पाएंगे लाइफ में, कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो चीज़ें गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी है, चाहे वो किसी भी नाम से रजिस्टर्ड हो, नो मैटर। आपको अगर वो चीज़ें लगती है प्रॉब्लम तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ना ये बहुत ही गलत है। चलिए, आखिरी टास्क मेरा ये रहेगा कि अभी फ़िलहाल जैसे आप अपने आप को एक होस्ट समझ सकती हैं और मैं आपकी गेस्ट अगर होती तो आप मुझसे क्या सवाल करती? कुछ ऐसे 4 या 5 सवाल आप मुझसे कर सकती हैं। श्योर। देखिए, मैं अगर आपसे सवाल सबसे पहले करती कि लाइफ में आप जिस पोस्ट पे हो तो वहाँ तक आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप मैसेज दो जो हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि आज की डेट में मैसेज वो नहीं मिल पाते जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, तो हम वो मैसेज सबसे पहले जानना चाहते हैं। मैं जिस मुकाम पर आज के वक्त में हूँ तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो मेहनत की, हार्ड वर्क किया और डिसिप्लिन रही। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और उसके बाद मैंने नॉलेज गेन की। लाइक इफ़ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन तो आप कहीं पे भी बोलने लायक होते हैं, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता आसानी से इफ़ यू हैव नॉलेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं कि मैं अगर इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं सिर्फ इस्लामिक किताबों को पढूँ, मैं उनको भी पढ़ूँगी, उससे भी नॉलेज लूँगी और दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब की किताबों को भी। इनफैक्ट जो नॉलेज की और भी किताबें हैं मुझे सबसे नॉलेज गेन करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को बहुत ज़्यादा नॉलेज और रियल नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपने सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करी, जो भी सुनने समझ में आया बस उसको अपने अंदर उतार लिया, वो सब ब्रेन रोट होता है। हाँ, तो ये चीज़ है। और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो काम कर रहे हो लगातार करते रहो। और सेल्फ अवेयरनेस भी रहनी चाहिए, लोगों को अपने ऊपर बहुत काम करना चाहिए, सेहत भी अच्छी रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। होती है। हाँ जी। दूसरा सवाल ये है कि आप लाइफ में जो चीज़ें बनना चाहती है एज अ गर्ल, क्योंकि मोस्टली बहुत कम देखा जाता है कि एक लड़कियां अपनी फील्ड में सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहती है? सेल्फ इंडिपेंडेंस तो मेरा पहला ही ख्वाब है हमेशा से, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सालों से सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तो मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल क्यों होना है, पहला सवाल। वो दूसरा सवाल आपका ये है।
इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि हम लोग लड़कियां होती हैं बाज़ दफ़ा, तो वो क्या होता है कि हमारे मुआशरे में अक्सर यही कहा जाता है लड़कियों से कि जब वो पैदा होती हैं तो वो अपने पापा पे डिपेंडेंट होती है, उन्हें कुछ भी खाना खरीदना कुछ भी लेना होता है तो वो उन्हें बस इंतज़ार करना होता है। अगर आदमी इतना फाइनेंशियली वेल नहीं है, आपके पापा या आपके शौहर या आपका भाई या जो भी A to Z, तो आपको उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कमा रही हैं, वो मैं ये नहीं कहती कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हायर जॉब करें या फिर घर से भाग जाएं, या जो भी मतलब लोगों को लगता है कि यार ये तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करिए, ये फेमिनिस्ट है। आजकल गाँवों की लड़कियां भी सिलाई बुनाई कढ़ाई करती हैं, पैसा कमाती हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए ज़रा सी चीज़ों के लिए। आप बस बैठ के इंतज़ार कर रहे हो अगला बंदा मुझे ये चीज़ दिलवाएगा। फिर जब लड़कियाँ पैदा होती हैं बाप पे डिपेंडेंट है, फिर जब उनकी शादी होती है या फिर वो जवान होती हैं भाई पे डिपेंडेंट होती हैं, शादी होने के बाद अपने शौहर पे डिपेंडेंट होती हैं, फिर जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने बेटे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बचपन से नहीं पसंद। हालांकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे जो आदमी होते हैं, हमारे घर के जो मर्द हजरात होते हैं, वो हमारे प्रोटेक्टर तो हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है ये चीज़, तो हम इसको डिनाई नहीं करते। लेकिन अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है। जी, नाइस आंसर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि इस्लाम में देखा जाता है ज़्यादातर 100% नॉट श्योर, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की शादी बहुत कम एज में कर देनी चाहिए अगर वो करियर की फील्ड में हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस्लाम, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि इस्लाम से रिलेटेड सवाल के जवाब अगर मैं देती हूँ तो अक्सर लोगों को वो बुरे लग जाते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम वुमन मुझे पूरा हक है, और अगर मैं नॉलेज रखती हूँ कि उसके बारे में मैं कुछ कह सकती हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कम उम्र में शादी करना या नहीं करना, उसका रीज़न जो लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है बायोलॉजिकली जब एक्टिव हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती हैं, तो फिर उस एज के बाद शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पर्सनली, मैं कहूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे ट्रोल किया जाए, हम जानवर नहीं है, हम जानवर नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन के लिए ही पैदा हुए हैं। बस हम पैदा हुए, जब रिप्रोडक्टिवली हम एक्टिव हो गए तो हमारी शादी कर दी जाए, फिर लड़कियां बच्चे पैदा करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच अभी भी रखनी चाहिए। तो ये चीज़ इस्लाम में, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में भी इस चीज़ की सोच समझ रखने का पूरी जिम्मेदारी इंसान को दी गई है कि जब आप माँ बनने लायक हो तो आपको अकल होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दे रही हैं। जब आपको एजुकेशन, आप एजुकेटेड नहीं होंगी, आप समझदार नहीं होंगी, तो आप क्या बच्चे की तरबियत करेंगी, क्या परवरिश होगी बच्चे की। तो अगर आपको बच्चे की परवरिश भी करनी है ना, खाली अगर आपको बच्चा भी पैदा कर पालना है ना, तो उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा एक तरह से एजुकेटेड होना पड़ेगा और बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पूरा समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो यही है कि पहले बच्चियां जो हैं पूरी पढ़ लिख लें, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती कि 40-50 एज कर लो, लेकिन हाँ, समझदारी होनी चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि भाई बच्चा हो गया है, बच्चे को कैसे संभालना है या फैमिली को कैसे रन करना है। और आज की डेट में तो जिस तरीके से इश्यूज दिखने को समाज में मिल रहे हैं, तो लड़कियों को तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर शादी करना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इतना स्किल्स आपको होना चाहिए कि आपके साथ अगर शादी के बाद कुछ चीजें होती हैं तो आपको पेरेंट्स से हेल्प ना लेना पड़े, वहाँ पे आपको दोबारा ना जाना पड़े, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती है। कि कुछ भी ऐसी चीज़ें पहले ज़माने में औरतें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं जानती थी, वो घुटती रहती थी अंदर अंदर। लोगों को लगता है पहले की औरतें भी तो रहा करती थी ना, बिना तलाक के, बिना किसी इंडिपेंडेंस की ख्वाहिश के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन औरतों को भी इंडिपेंडेंस का पता होता ना, तो वो औरतें भी इंडिपेंडेंस की मांग करती हैं, क्योंकि ये चीज़ कोई औरत नहीं चाहती कि वो घर में घुट के मर जाए। हर औरत चाहती है कि उसको आज़ादी हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप औरतें जो हैं बाहर निकल कर कुछ ऐसी हरकतें करने लगें कि भाई वो जो नॉन एक्सेप्टेबल हो। आज़ादी का मतलब होता है, आप जैसे मुझे आज़ादी है, मैं बोलने की आज़ादी रखती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स या मेरा घर वाले कोई रोक नहीं रहे मुझे, है ना। ये चीज़ होती है आज़ादी कि आप पढ़ पा रही हैं, आप लिख पा रही हैं, आप बोल पा रही हैं, आप मुआशरे में एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम कर पा रही हैं। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता समाज में आज के डेट में सबसे ज़्यादा, इंसान से भी ज़्यादा पैसों की वैल्यूज़ हो गई है? इस पर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका शॉर्ट आंसर देना चाहूँगी, जैसे कि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। पैसे की वैल्यू
हाँ, वाक़ई हो गई है कि आजकल लोगों को इंसान की कोई औकात नहीं है, मतलब पैसे है तो कैसे है? हाँ, लोग इंसान को कोई कुछ नहीं समझते, कोई औकात नहीं समझते इंसान की। और लोगों को लगता है कि ये जो पैसा है, जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एज़ अ पर्सन मैं तो मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं उस माइंडसेट को समझ नहीं पाती कि पैसे के पीछे क्यों इतना आप भाग रहे मानते हो हैं। मनी इज सो पावरफुल? आई फील इट इज़, लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं देखती कि अगर मनी पावरफुल है तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़कर और फिर पैसे के पीछे भाग जाऊं। अगर मुझे कोई 1 अरब रुपए भी दे देना आज, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ख्वाहिश होगी कि वो लग्जरी लाइफ जी लूँ। मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली हो, खुशहाल हो, लोग अपना मतलब अपनी ज़िंदगी में लोगों को ये भी लगता है ना कि जैसे अगर पैसे होते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के लोगों को देखोगे आप, क्योंकि पैसों की पहचान आप जब प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो वो चीज़ें दिखती है, क्योंकि उसमें हर कैटेगरी की होती है कोचेज। ये आप AC की देख लो, स्लीपर की बात कर लो, जनरल की देख लो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मनी की तो होती है ना। हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा इंडिया इस चीज़ को इस जो ये एक तरह से कह सकते हैं भेदभाव को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अगर कम पैसों में भी अगर ऐसी प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे इंडिया की सोच है खास कर, ये ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ पे कम पैसों में कम फ्री ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। चीज़ें मतलब नहीं हो पा रही है कि कम ACs जो भी कोचेज़ है, तो आपको नहीं लगता कि ये क्या आप जो माइनॉरिटी की वजह से है? नहीं, आपने कहा ना कि AC में जो है अमीर लोग AC में बैठते हैं, गरीब लोग जो है बिना AC के जाते हैं। पैसों का तो मुद्दा पैसों का मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ही कंट्री में ऐसी चीज़ें या 1-2 कंट्रीज़ में होती हैं। हालांकि दूसरी कंट्रीज़ में, कितनी कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट फ्री है, वहाँ पे अमीर गरीब कोई भी है, फ्री में ट्रैवल करो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जो गरीब इंसान है उसको भी कहीं ना कहीं छूट होनी चाहिए, AC में बैठो भाई। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये माइंड सेट है। अगर हम इस चीज़ को निकाल देंगे ना अपने जहन से कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग का खेल है, ठीक है, सब प्रोस्पेरिटी इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई इंसान 10 रुपए भी कमा रहा है, दिन में खुश है, तो सही है। आपका आंसर ये है कि मनी की इम्पोर्टेंस है, बट अपनी जगह। हाँ, बट मेरा मैं इंसानों से नहीं जज कर सकती। हाँ, बस मेरा यही जवाब रहेगा कि इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटी भूल जाएं। ओके, श्योर, नाइस आंसर। बहुत अच्छा रहा आपका पॉडकास्ट, माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थी एडवोकेट बुशरा साहिबा और आप देख रहे थे द स्टेलर्स पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।